नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बजट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस आधे घंटे बजट से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। और सबसे पहले बात इकोनॉमिक सर्वे की। अगर बजट पूरा वित्तीय लेखा जोखा होता है तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ की दशा और दिशा से जुड़े अहम आंकड़े और अनुमान को पेश करता है। बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें FY26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया। वहीं चौथी तिमाही में रिटेल महंगाई में नरमी आने की उम्मीद जताई गई। रिटेल महंगाई लक्ष्य के मुताबिक रहने का अनुमान जताया गया। पूरी खबर के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं आखिर क्या रही इस इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी बातें। वित्त मंत्री ने आज संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया। इसके जरिए अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा चुनौतियां हैं, जो हालात है, उसकी तस्वीर पेश की गई और साथ ही साथ अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं में कौन से कदम हो सकते हैं उसकी सिफारिश भी की गई। अगर आप इस रिपोर्ट पर नज़र डालें, जिसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंडियन इकॉनमी वित्त वर्ष 2026 में 6.3% टू 6.8% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर ग्रोथ में तेज़ी आई है और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में भी इसमें मजबूती बनी रहेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन के मोर्चे पर राहत की बात है, इसमें कमी आई है और जो सीजनैलिटी इफेक्ट था वो ख़त्म होते ही महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। हालांकि जो सबसे बड़ी चुनौती इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो वो दरअसल एक्सटर्नल फैक्टर है। जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार को रोक रही हैं। इसके बावजूद भी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 6.3 टू 6.8% है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे की एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डीरेगुलेशन, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि डोमेस्टिक ग्रोथ की जो दूसरी लहर है वो लाने के लिए ज़रूरी है कि लोकल लेवल पर डीरेगुलेशन चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट, राज्य सरकारें या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे बहुत सारी जो बाध्यताएं हैं इंडस्ट्री सेटअप करने की या बिजनेस करने की, वहाँ पर डीरेगुलेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा आज़ादी देने की ज़रूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आने वाले दिनों में रोजगार के लिए एक नई चुनौती बन सकती है, लेकिन ये एक अवसर भी है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और इसको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है इसको लेकर प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट अभी भी जो ग्लोबल फैक्टर है उसके साथ लिंक्ड है। हालांकि वैश्विक चुनौतियां बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर पर देखें, खासकर एक्सपोर्ट की बात करें, ज़रूर दबाव की स्थिति है। जो ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है और ये जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया गया है वो दरअसल अमेरिका में ट्रंप सरकार के बाद जो टैरिफ वॉर की संभावना बनी है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो एक तरीके से आने वाले दिनों में सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाई जाए, कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बेटर परफॉर्मेंस देखने को दिख रही है वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इसका भी एक खाका तैयार किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट जो है वो गरीब और मिडिल क्लास के लिए मां लक्ष्मी की कृपा वाला साबित हो और 2047 तक हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेंगे। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब
विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। चलिए और बढ़ते हैं आगे। और इस बजट में निगाह लो इनकम वाले लोगों पर रहेगी, जिनको टैक्स में सरकार राहत दे सकती है। लो इनकम ग्रुप को आयकर में छूट मिल सकती है। पूरी खबर दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना। लिहाजा इस बात की संभावना है कि बजट में सरकार कई तरह के ऐलान कर सकती है ताकि जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है, उसको फायदा हो। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव से संबंधित जहां तक मसला है, कई लेवल पर इससे संबंधित चर्चाएं हुई हैं। इंडस्ट्री ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सरकार के अंदर भी कई मोर्चों पर इस मसले को लेकर बातचीत हुई है और इस बात की संभावना है कि सरकार सैलरीड क्लास को, जो लो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दे सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रेजीम है इनफैक्ट, उसके तहत सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, जिसमें खासकर जो 3 लाख से 7 लाख कैटेगरी के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दी जा सकती है। टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है ओवरऑल तमाम एग्जेम्पशंस के साथ, जो इस वक्त 7,26,000 रुपए के आसपास है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे इससे जो सैलरीड क्लास है उसको बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है। कई तरह के दूसरे विकल्पों पर भी चर्चाएं हुई हैं और इससे संबंधित घोषणाएं हम देख सकते हैं। हालांकि ये जो बदलाव है ये न्यू टैक्स रेजीम के तहत देखने को मिलेगा। सरकार प्रोसेस को भी और ज्यादा आसान बना सकती है ताकि जो ट्रांजिशन है ओल्ड टैक्स रेजीम से न्यू टैक्स रेजीम के तहत, उसमें और तेजी आए। इसके अलावा बड़े टैक्स स्लैब में, खासकर हायर टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हों, इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, लो इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणाएं हों, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इस कई लेवल पर इस मसले पर चर्चाएं हुई हैं, प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। सरकार के सामने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा इससे संबंधित घोषणाएं होते हुए हम देख सकते हैं। और सरकार की खासतौर पे कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की कोई मंशा नहीं है। पूरी खबर बता रहे हैं प्रकाश। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर को बदल सकती है और जो कैपिटल गेन टैक्स के जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल या HNI के जो इनकम स्लैब है उसके साथ उसको लिंक किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, खासकर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 या इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि प्रस्तावित है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो प्रस्तावित है, जिसकी संभावना है कि आगामी बजट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की खबरें आ रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकती है। ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार जो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर रही है वो बेसिकली प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, या फिर कुछ जो पुराने ऐसे रूल्स हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इससे संबंधित बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं, ड्राफ्ट रेडी है और आगामी बजट सेशन में इसको पेश किया जा सकता है। लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी में या रेट्स में कोई बड़े बदलाव होंगे वो इस प्रस्ताव इस अमेंडमेंट्स के पार्ट नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं नहीं चल रही हैं, बल्कि ये उस अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि सरकार का प्रयास ये है कि इंडिविजुअल्स और HNIs के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको बना के रखा जाएगा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो और क्लैरिफिकेशन सरकार दे सकती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे प्री बजट कंसल्टेशन के समय में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है पिछले बजट में, जिसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है ताकि जो रियल एस्टेट बायर्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो इससे इस तरह के क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण सरकार दे सकती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको सरकार बदल देगी या फिर इनकम टैक्स स्लैब के साथ जोड़ देगी, जिस तरह की खबरें चल रही है। इससे संबंधित जो डेवलपमेंट है उससे जो हमारे सोर्स हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। जी चलिए बढ़ते हैं अगली बजट की खबर की ओर। और बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग शाह हैं। जी अनुराग। बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रहने वाला है। जिस तरह से हमने देखा था कि 2021 के बजट में इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई लिमिट बढ़ाने का ऐलान हुआ था, जहां पर 49% से 74% एफडीआई लिमिट की गई थी। तो उसी तर्ज पे इस बार बजट के अंदर एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% यानी 100% करने तक का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा कई सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म हैं जो सरकार लाना चाहती है उसकी जो है रूपरेखा भी बजट में सुनने को मिल सकती है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियों को वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करने की मंजूरी दी जाएगी। जो सरकार इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट में बदलाव करना चाहती है, जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है नई इंश्योरेंस कंपनी को लागू करने की, शुरू करने की, वो कम की जाएगी। और तमाम जो रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर के जो कि प्रस्तावित है, हालांकि उस पर जो आखिरी मोहर है वो संसद के जरिए लगेगी, लेकिन बजट के अंदर उसकी रूपरेखा देखने को मिल सकती है, जो कि इंश्योरेंस का जो सरकार का लक्ष्य है, इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस फॉर ऑल का और इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने का, हर गांव-गांव तक इंश्योरेंस को ले जाने का, और उसको लेकर रेगुलेटर के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं, कई सारी प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। तो उसकी रूपरेखा जो है बजट में देखने को मिलेगी और इसका जो फायदा है इंश्योरेंस सेक्टर को होगा। इसके अलावा एक और जो बड़ा ऐलान बजट में देखने को मिलेगा वो है एनएचसीएक्स का, नेशनल क्लेम एक्सचेंज के लॉन्च का। एनएचसीएक्स जो एक एक्सचेंज है जहां पर तमाम हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और जिसके जरिए कैशलेस क्लेम जो है वो सेटल किए जा सकेंगे। आसानी से जो पूरी क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकेगी। इसका ऐलान जो है बजट में होने की उम्मीद है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी ऐलान हो सकते हैं और पीएलआई जो आवंटन है उसमें इजाफा हो सकता है। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बजट में सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय एलोकेशन करीब 4,417 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 के लिए इसको बढ़ा करके करीब 5,500 करोड़ रुपए किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार पीएलआई स्कीम में भी बढ़ोतरी, यानी कि जो बजटरी एलोकेशन है पीएलआई स्कीम के लिए, इसके क्वांटम को बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ साथ पीएलआई स्कीम की जो मियाद है इसमें भी छूट देना या इसकी मियाद को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है, उसका भी जिक्र हम बजट में होता हुआ उम्मीद इसकी कर सकते हैं। इसके साथ सरकार पीएलआई स्कीम के अलावा भी जो अन्य इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है उसका भी अनाउंसमेंट बजट में कर सकती है, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को, विशेषकर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फायदा पहुंचा जा सके। ये सब इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुआ है, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चोट पहुंची है, ये भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना रही है और इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी है उनके इंपोर्ट पर ड्यूटी रैशनलाइजेशन पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका जिक्र बजट में हो सकता है। और जो अलग अलग टाइप के जो टेक्सटाइल हैं, यार्न्स हैं, उसके इंपोर्ट पर कुछ हद तक छूट भी हम इस बजट में उसका अनाउंसमेंट होता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच हाउसिंग स्कीम पर भी सरकार इस बजट में कुछ ला सकती है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से इस बारे में जानते हैं। देखिए, आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत जो क्राइटेरिया है उसको ज़्यादा विस्तार रूप दे सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट लेने की जो क्राइटेरिया है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। खासकर होम लोन की जो क्राइटेरिया है, जो कि 25 लाख है, जिसका अपर लिमिट है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको इसका फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने
न्यू हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था पिछले बजट में, खासकर जो अर्बन पुअर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए अब इसको और ज़्यादा विस्तार रूप दिया जा सकता है ताकि अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो नए घर खरीद पाएँ। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना रूरल और पीएम आवास योजना अर्बन के तहत जो ओवरऑल एलोकेशन है बजट का, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जाहिर तौर पे अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी फायदा होगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि राज्यों की तरफ से पीएम आवास योजना रूरल और अर्बन के लिए काफ़ी डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कंप्लायंस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन की मांग की है, उससे संबंधित भी अनाउंसमेंट हम देख सकते हैं। और जो इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स है, ओवरऑल हाउसिंग सेल्स में देखें तो वो घटकर 18% तक आ गई है। ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम अनाउंसमेंट की संभावना है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। और बजट में नौकरी पेशा और टैक्स पेयर्स को काफ़ी राहत मिल सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2026 के लिए जो आम बजट है उसे पेश करने के लिए सरकार तैयार है, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कई तरह के अहम ऐलान किए जा सकते हैं ताकि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी हो, कंजम्पशन लेड ग्रोथ का जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए, और जो इकोनॉमी की रफ्तार है उसको और बढ़ाई जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई तरह के ऐलान संभव हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए कई तरह के ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं, जिसमें टैक्स में कटौती, टैक्स रैशनलाइजेशन और आम कंज्यूमर की जो सेविंग्स है और कैसे बढ़े, इससे संबंधित ऐलान संभव हैं। इसके अलावा जहाँ तक टैक्स कटौती के सवाल है, सूत्र बता रहे हैं कि जो न्यू टैक्स रेजीम के तहत जो ओवरऑल एग्जेम्पशन है हर तरह के बेनिफिट के बाद, जो कि इस वक्त करीब 7 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट है जो कि इस वक्त 75,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ न्यू टैक्स रेजीम के तहत 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए का जो स्लैब है उसमें बदलाव किया जा सकता है, और जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो कि इस वक्त 3 लाख रुपए है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम ऐसे सुझाव हैं, विकल्प हैं जिस पर विचार किया गया है, और इस बात की संभावना है कि इसका ऐलान बजट में हो। साथ ही साथ वित्त मंत्री जो संशोधित इनकम टैक्स एक्ट है उसका ड्राफ्ट रेडी है, उसको पेश कर सकती हैं, जिसका मकसद ये है कि जो लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन है वो किया जाए, प्रोसेस को आसान बनाया जाए, जो रिडंडेंट लॉज हैं उसको हटाया जाए, और साथ ही साथ एक ऐसा क्लॉज भी जोड़ा जाए ताकि फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बदलाव करना हो तो वो आसानी से हो और सरकार उसको कैबिनेट की मंजूरी से कर पाए। तो इस तरह के तमाम इस विकल्प हैं जो कि इस एक्ट में हैं, जिसको कि वित्त मंत्री आगामी बजट में पेश कर सकती हैं। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक खास जानकारी आपको दे देते हैं। आगरा जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है, वहां पर अब छोटे व्यवसाय भी डिजिटल क्रांति में कदम रख चुके हैं, और ऐसे में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। जी हाँ, और हाल ही में जो है वो टाइम्स नेटवर्क और व्हाट्सएप ने मिलकर एक खास आयोजन किया, और इस आयोजन में वहाँ के व्यापारियों ने अपने ग्राहकों से जुड़ने और बिजनेस को आगे बढ़ाने का डिजिटल तौर तरीका सीखा। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आगरा, जिसे अपने छोटे व्यवसायों के लिए जाना जाता है, कंपटीशन में बने रहने के लिए वो डिजिटल परिवर्तन को अपना रहे हैं। इस बदलाव को समर्थन देने के लिए व्हाट्सएप और टाइम्स नेटवर्क ने आगरा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का उपयोग करके कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद की गई। मैं थैंकफुल हूँ कि आज यहाँ पर व्हाट्सएप और मेटा ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो किया है। हम लोग अगर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि एक ही स्लॉट में हम लोग कई लोगों से इसमें कनेक्ट कर जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मेटा के रोहंत श्याम राम मोहन के मुख्य भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कस्टमर इंगेजमेंट को बदल रहा है और व्यवसाय की वृद्धि को गति दे रहा है।
इसके बाद एक पैनल में इंडस्ट्री लीडर्स ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे छोटे व्यवसाय डिजिटल इनोवेशन को अपनाने के साथ साथ ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बनाए रख सकते हैं। पैनल चर्चा के बाद एक मास्टर क्लास के जरिए प्रियेश निगम ने छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का उपयोग करके ग्राहकों तक अपनी रीच में सुधार करने और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। अगर हम मार्केटिंग मैसेजेस का उपयोग करते हैं तो बहुत ही सुंदर अच्छे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग बना के अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर लीजिए, कैटलॉग्स को प्रमोट कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों के सामने जाएं। देखिए, मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो मैंने यहां पर आके सीखे। जो हमारे स्मॉल ओनर्स हैं, एसएमईज खासकर, उनके लिए इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन रखना आई थिंक बेस्ट है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि यहाँ पे जो आपका मास्टर क्लास हो रहा है वो हमारे जो छोटे स्मॉल ओनर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियरीज है। सीखने का सिलसिला यहाँ नहीं रुका और उपस्थित लोगों को व्हाट्सएप की इंटरैक्टिव बस में लाइव डेमो देखने का एक खास मौका मिला। ऑटोमेटेड मैसेजेस से लेकर प्रोडक्ट कैटलॉग्स तक उन्हें समझने का मौका मिला कि कैसे इन टूल्स को उनके व्यवसायों में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे थे और काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर थी। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकता है और जो एक्सपर्ट है उनके लिए भी बहुत कुछ था। इन्फॉर्मेटिव सेशंस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड डेमोस के जरिए इस कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक छोटे व्यवसायों को डिजिटल टूल्स से लैस किया, जिनकी उन्हें विकास को गति देने और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए जरूरत थी।